स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आ गया हूं लाभ हानि का पार्ट 2। दोस्तों, इसके पहले जो हमने लाभ हानि की क्लास ली थी आप सभी ने देखा होगा उसे, और उसमें हमने लेटेस्ट क्वेश्चन किए हैं जो अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे हैं। उसमें हमने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी क्वेश्चन थे, एएलपी के भी क्वेश्चन थे, एमपी पुलिस कांस्टेबल और जीडी कांस्टेबल के क्वेश्चन थे जो अभी हाल ही में देखने को मिले हैं और जिनका संबंध टाइप फर्स्ट से है, यानी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। लेकिन क्वेश्चन बेसिक सा हो या फिर क्वेश्चन कोई एडवांस लेवल का हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है और वो अगर एग्जाम में आया है तो हमें आना ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आज आपके बीच में फिर से लेके आ गया हूं लाभ हानि का टाइप 2। तो दोस्तों, हम उन्हीं टाइपों को कि मतलब आपके बीच लेके आने वाले हैं जो अभी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपने पहले अगर पढ़ा हो तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, और अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कई बार क्या होता है कि हम भले ही दूसरों से कम भी पढ़े होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आ रहा है और अगर हमने वो पढ़ लिया है, उस लेवल की हमारी तैयारी है, तब भी हमारा काम बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं फिर भी हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए हैं, जो एग्जाम हुए हैं, उनमें किस टाइप के क्वेश्चनों को पूछा गया है, और जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन की अगर हमारी तैयारी है तो कम मेहनत में भी हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें मेहनत कम करना है, लेकिन अगर कम समय में सही दिशा में तैयारी की जाए एक अच्छी रणनीति के साथ तो कम समय में भी सफलता हासिल की जा सकती है। तो चलिए इसी के साथ श्री गणेश करते हैं और आज देखने वाले हैं टाइप 2 के वो क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब इसी वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए, और ये टाइप 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये रहा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा अगर आपने एग्जाम दिया है, अभी का क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा। 25 किताबों का विक्रय मूल्य 19 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो पिछले टाइम में भी हमने लाभ और हानि ज्ञात किया था, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बिना किसी सूत्र के हमने ज्ञात करना सीख लिया है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जो भी बच्चे आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो अगर उन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, लाभ हानि की पहली क्लास जो मैंने अभी बनाई है 1-2 दिन पहले, वो आप जाके पहले देख ले, उसके बाद आप इस क्लास को देखें। तो 25 किताबों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इसको हम एसपी लिखते हैं, और क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी हम इसको सीपी लिखते हैं। तो उसने कहा है कि 25 किताबों का मतलब होता है गुणा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, बराबर होने वाला है कितनी वस्तुओं के, 19 किताबों के क्रय मूल्य के। 19 के का मतलब गुणा में क्या होता है, मतलब इनका मतलब क्या होता है, गुणा होता है गणित में, है ना। तो 19 का मतलब गुणा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, आपस में बराबर है। अब इसका हम पक्षांतर कर लेंगे, यानी यहाँ पे एसपी आ जाएगा, सीपी का यहाँ गुणा हो रहा है, बराबर के साइड लेके आओगे नीचे आएगा यानी कि भाग में, और सामने क्या बच गया, सामने बच गया हमारा 19, और ये 25 गुणा में है, पक्षांतर हो गया उस साइड जाएगा तो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 25 है, और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो निकल के आया है वो 19 है। अब आप यहाँ से वापस से पहुंच गए टाइप फर्स्ट पे कि 25 रुपए वाली वस्तु, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, 19 रुपए में बेची जाती है। तो 25 की वस्तु अगर आप 19 में बेचेंगे तो आपको 6 रुपए की क्या होगी, हानि होगी ना, हानि होगी। तो बस यहीं से हम लाभ और हानि प्रतिशत बता देंगे। 6 रुपए की हानि हुई, लाभ हुई या हानि किस पे होती है, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, और यहाँ पे क्रय मूल्य का जो अनुपात दिख रहा है वो 25 है। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, कटता है काट दो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 6 चौको 24% हमारी हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इसके पहले नहीं भी पढ़ा है उन्हें भी बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषा के साथ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28 आमों का क्रय मूल्य 25 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो बिल्कुल वैसे ही करना है। 28 का मतलब गुणा क्रय मूल्य बोले तो सीपी लिख लेना है, बराबर है 25 आमों के विक्रय मूल्य के यानी कि सेलिंग प्राइस के, है ना। तो सीपी और ये जो एसपी है यहाँ गुणा में है, जिस संख्या का यहाँ पे गुणा होता है अगर उसका बराबर के सेल लेके जाते हो तो वह भाग में चली जाती है। भाग में मतलब बटे में लिखा है मतलब भाग हो रहा है, बराबर सामने क्या बचा है, सामने बचा है हमारा 25। ठीक है, ऐसे ही संख्या संख्या एक साइड कर दो, सीपीएसपी एक साइड कर दो। तो ये 28 गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ भाग में आ जाएगा यानी कि नीचे। तो एक एक बात आपको समझनी है जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ देखो सीपी मतलब कि हमारा कॉस्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है और 25 वाली वस्तु को एसपी सेलिंग प्राइस सामने लिखा है, ये रहा। 25 वाली वस्तु को 28 में बेचा गया है मतलब 3 रुपए का इस बार क्या कमा लिया है, लाभ। अब जब लाभ कमाया है तो लाभ प्रतिशत नहीं लेगा, 3 का लाभ कमा लिया। लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत, बटे में नीचे हमेशा लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि 25 बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का 25 एकम 25, 25 चौके 100, 30 चौके 12% का हो जाएगा हमें लाभ। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पूछा है क्वेश्चन, आरआरबी एएलपी 2026 में, बिल्कुल इसी वर्ष का क्वेश्चन होने वाला है। तो जो आ रहा है उसी लेवल का हमें पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए, आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो बच्चे अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं एक बार और समझ लेंगे। 48 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 48 यहाँ का मतलब गुणा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर है 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के यानी कि 36 के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सीपीएसपी एक साइड लाओ, ये बटे में क्यों आ रहा है, तो ये गुणा में है। गुणा वाली संख्या को जब बराबर के सेल लेके आओगे, चाहे यहाँ पे कोई संख्या हो या कोई एसपी सीपी एक्स वाई कुछ भी हो, बराबर के सेल लेके आओगे तो वह बटे में आएगा यानी कि भाग में। भाग में सामने बच गया हमारा 36, 48 को उस साइड लेके जाओगे बटे में आ जाएगा। 48 36 से गणना करना है तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन अगर आपस में कट रहा है तो आप काट सकते हो, जैसे 12 तिया 36 और 12 चौके 48। तो संख्याएं काटने से छोटी हो जाती हैं और सुविधाजनक हो जाती हैं, यानी हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती है। अब आप ही बताइए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3 है और 3 रुपए वाली वस्तु को अगर आप 4 में बेचोगे तो 1 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब इसी को आपको लाभ प्रतिशत में बदलना है, उसने पूछा ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 1 का लाभ हुआ कितने पे, लाभ हो या हानि, हमेशा नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस का रेशियो या कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 3, और अगर आपको भिन्न याद है तो 1/3 का मतलब होता है 33.33%। और याद नहीं है तो मेरे साथ बोलो, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत। किसी भी भिन्न को, भिन्न मतलब जो हम ये बटे करके पढ़ रहे हैं 1/3, 1/4, 1/5, तो बटे करके जो पढ़ते हैं वो होती है भिन्न। और भिन्न को अगर प्रतिशत बनाना है तो गुणा कराओ तो से, 3 से कटता है काटो, नहीं कटता है तो भाग जाएगा, 3 से जाएगा भाग इसमें 100 में। 3 तिया 9 बचा 1, फिर से 3 तिया 9 रखा दशमलव 10 बन गया, 3 तिया 9 3 तिया 9 इस तरीके से आता जाएगा। तो 33 सही 1/3% बोल सकते हो या 33.33% बोल सकते हो। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक, चलिए, तो ये आपके लिए अगर आप कहो तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर आप कहें तो मैं इसे भी आपको करके बता देता हूँ। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो हम बोलेंगे 50 का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, बराबर है 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, 5 के सीपी के। ठीक, जल्दी से यहां से रेशियो ले आएंगे, एसपी और नीचे आ जाएगा अपना सीपी, बराबर में सामने बच गया हमारा 5, जो बचा है वही लिख दो। 50 को बराबर के उस साइड लेके जाओगे, यहाँ बटे में आ जाएगा। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो आप इन्हें काट सकते हैं, और अगर नहीं काटोगे तब भी आंसर सही आएगा। तो काट लेंगे तो संख्याएं छोटी हो जाएंगी, और छोटी संख्याओं से कैलकुलेशन आसान होता है। 5 एकम 5,
और ये 5 से जाएगा अपना 10 बार, कट गया। अब होगा क्या, यानी कि 10 रुपए वाली वस्तु को आपने बेच दिया है 1 में, क्योंकि सेलिंग प्राइस देखो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी 10 वाली वस्तु को 1 में बेचा है, यानी 9 रुपए की हमें हो गई है हानि, 9 की हो गई है हानि। अब 10 रुपए वाली वस्तु 1 में बेचोगी तो हानि तो होगी, 9 की हानि। नीचे लिखते हैं हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है हमारा 10। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 धाम हो जाएगा 90, और ये 90% हो जाएगी हमारी हानि। यहाँ हमें पता चल गया था कि हमें हानि हुई है, इसलिए हमें लगाना है 90% हानि, ठीक है ना। तो इस टाइप के अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो होता है एनटीपीसी का, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब इसका ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना इसका आंसर। तो मैंने आपके लिए लगभग 4-5 क्वेश्चन करके दिखा दिए, और इस टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछा है आपके एग्जाम में, तो ये आपको अब आना चाहिए, और यहाँ से आपने 1 नंबर की जंग जीत ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंजेस है। अभी हम ही लाभ हानि निकाल रहे थे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम बता रहे थे, इसमें लाभ प्रतिशत हमें ऑलरेडी दे रखा है, और लाभ प्रतिशत दिया है, हमसे कुछ और पूछ लिया है। एक वस्तु के 48 टुकड़ों का विक्रय मूल्य उसके x टुकड़ों के क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत इस बार दिया है, सबसे पहले इस 25% को बना लो भिन्न। तो इस 25% का मतलब होता है 1/4। सर कैसे होता है, 25, जब भी ये प्रतिशत हटाओगे बच्चे नीचे आ जाएगा 100, और कटता है तो काट दो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ऐसे आता है प्रतिशत से, ऐसे बनती है भिन्न। और जिन्हें नहीं आता है तो इसके अलावा भी आपको क्लास मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत बनाना। तो जब लाभ प्रतिशत दिया हो या हानि प्रतिशत, ध्यान से सुनना बात को, तो जब आप प्रतिशत से भिन्न बनाते हो तो ये नीचे वाली संख्या कहलाएगी कॉस्ट प्राइस, यानी कि किराए मूल्य। सर क्यों कहलाएगी, तो याद करो बच्चे, जब हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बना रहे थे तो बटे में आधार में उसके क्या लिख रहे थे, क्रय मूल्य। तो जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो, आप उससे भिन्न बनाएं और उसमें नीचे वाली संख्या को बोल दें क्रय मूल्य। और अगर ये लाभ है तो इसको लाभ बोल देना, और अगर ये हानि है तो इसको हानि बोल देना। फिलहाल लाभ है, मतलब ये हमारा लाभ हो गया। अब 4 रुपए वाली वस्तु 1 रुपए के लाभ पर अगर आप बेचोगे तो आप कितने में बेचोगे, आप बेचोगे 5 में। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, हो गया। तो उसने हमें क्या बताया है कि 48 टुकड़ों का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया है 5, यानी हमें लिखना है 48 गुणा 5, ठीक, उसके x टुकड़ों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि x टुकड़े गुणा क्रय मूल्य क्या दिया है 4, यहां लिख देना है आपको 4, और हमें चाहिए है x की वैल्यू। बस समझे ना, यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया है, उससे भिन्न बनाओ, भिन्न में नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य, यानी 4 की वस्तु 1 के लाभ पर बेची कितने में है 5 में। उसने कहा 48 टुकड़ों का विक्रय मूल्य, तो 48 का मतलब गुणा और विक्रय मूल्य कितना है 5, बराबर है x टुकड़ों के x के का मतलब गुणा क्रय मूल्य के, और क्रय मूल्य निकल के आया है 4। यहीं से पक्षांतर अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, और इस 4 को लेके आओगे तो हम लिखेंगे 48 गुणा 5, 4 यहाँ गुणा में है, बराबर के साइड नीचे लेके आओगे तो नीचे आ जाएगा, यानी कि भाग में यहाँ सामने x रह जाएगा। और ये आप यहीं के यहीं भी कैंसिल कर सकते थे, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया। 4 से कटता है काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 12 पंचे 60, x का मान निकल के आ गया हमारा 60, ठीक है ना। यानी कि वह कितने टुकड़ों के बराबर है, तो 60 टुकड़ों के बराबर है। समझ गए क्या, चलिए, और ये बात आप यहीं से भी कैंसिल कर सकते थे, तो एक ही लाइन का क्वेश्चन था। चलिए, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और यदि लाभ है 50%, तो इस 50% को भिन्न बनाओ, जब भी प्रतिशत हटाओगे नीचे आएगा 100,
50 एकम 50 दूनी 100 मतलब 1/2। ये लाभ है इसलिए ऊपर वाली संख्या तो लाभ कहलाएगी, है ना। ये क्या कहलाएगा सर, तो ये कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। भिन्न में नीचे वाली संख्या अगर आप लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं तो नीचे वाली संख्या को बोलना है क्रय मूल्य। अब 2 वाली वस्तु 1 के लाभ पर बेचोगे तो 3 रुपए में बेचोगे, मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब जो भी बोला है वो लिख दो, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ लिखो 30 का क्रय मूल्य मतलब 2 बराबर है x वस्तुओं के, तो x का मतलब गुणा किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के, और विक्रय मूल्य निकल के आया है 3। और हम सभी जानते हैं कि इस 3 का पक्षांतर करोगे तो नीचे आएगा, यानी कि ये जो 3 है वो कहाँ आ जाएगा, गुणा से इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आना ही है तो आप वहीं से भी काट सकते थे, 3 एकम 3, 3 से जाएगा 10 बार, 3 एकम 3 शून्य के शून्य, 10 दूनी 20 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कितने टुकड़ों के बराबर है, तो 20 टुकड़ों के बराबर है। एक्स का मान क्या निकल के आ गया है, 20। बात समझ में आ गई ना। चलिए, जब तक अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पिछली क्लास को लगभग 100 से ज्यादा बच्चों ने देखा है, लेकिन 100 बच्चों ने लाइक नहीं किया, 100 बच्चों ने कमेंट नहीं किया। तो ऐसा मत किया करो यार, कहीं भी पढ़ने जाओगे तो उनकी फीस तो दोगे ना, है ना, गुरु दक्षिणा तो दोगे। तो फिलहाल आपकी गुरु दक्षिणा यही है, आपको क्लास फ्री मिल रही है और अच्छे लेवल का कंटेंट मिल रहा है, अच्छे तरीके से मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के पास जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर कर दें। बस इतना काम आपको करना है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इसका आंसर आ गया है तो आप विथ टाइमिंग के मुझे कमेंट कर सकते हैं ना। 30 वस्तुओं का यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हमें, लाभ, और इस 25% का मतलब होता है 1/4। ये 4 हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। 4 की वस्तु 1 के लाभ पर बेची है मतलब 5, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हमें लिखना है 30 का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस की जगह पे 4 बराबर है x वस्तुओं के, यहाँ ये x अपन ऐसा बना लेते हैं, x के क्या विक्रय मूल्य के समान है, और विक्रय मूल्य कितना है 5। और हमने अभी पक्षांतर सीख ही लिया है, तो अब हम थोड़े से प्रो बंदा हो गए हैं, मतलब प्रो खिलाड़ी हो गए हैं। तो ये 5 नीचे आ गया और 5 से हम इस 30 को काट सकते हैं, तो यहीं से निपटा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 6 चौको 24 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। यानी पढ़ते पढ़ते आप इसका आंसर कर सकते हैं, और अगर लिख भी लेंगे तो 10-12 सेकंड में क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। चलिए, तो यहाँ हमने टाइप 2 को खत्म किया। टाइप 2 से अगर आपको इतना आता है तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, है ना। और यहाँ देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन टाइप 3 के, इसी में हम टाइप 3 को भी कवर करने वाले हैं। चलिए, एक व्यापारी 30 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और इसे 40% के लाभ पर बेचता है। व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप पूरी अंक गणित में आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, और जब भी आपको कोई अगर वैल्यू निकाल ली है, अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है, अभी तक के क्वेश्चन में उसने हमसे वैल्यू नहीं पूछी थी, अभी तक हमसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात हो रही थी। अब आपसे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य या जो भी आपसे पूछे, उसके लिए मैं आपको एक बिंदास तरीका लेके आया हूँ। तरीका मैं आपके सामने लेके आता हूँ यहाँ से, और वो तरीका होने वाला है, यहाँ से लेके आएंगे, ये रहा हमारा वो तरीका। ये आपको अभी दिख गया होगा, ये क्या है सर, ये है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। कभी भी कोई वैल्यू निकाल ली हो, क्या है, बहुत से बच्चे हैं जिनका कैलकुलेशन अभी वीक है, वो नहीं समझते। मैं कहूँ कि 4 से 24 कितने गुना है, 24 से 120 कितने गुना है, 30 से 180 कितने गुना है, तो वो नहीं समझ पाते कि कितने गुना है। तो उनके लिए बेहतरीन तरीका है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या।
देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है, उनके हिसाब से मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। जब भी क्वेश्चन आपसे कोई वैल्यू पूछेगा, कोई ना कोई वैल्यू बताएगा जरूर, जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने बताया है। और उनके हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से भी हम कोई ना कोई रेशियो जरूर बनाएंगे, और जो चाहिए है, आप सवाल से पूछो चाहिए क्या है, वो हम बता देंगे बिना किसी सूत्र के। कोई सूत्र या अलग से याद नहीं करना है। देखिए हमें दिया है लाभ प्रतिशत। सबसे पहले इस लाभ प्रतिशत को उठाएंगे, इस 40% को हम बदलेंगे भिन्न में। तो 40% मतलब 40/100। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहीं पे सीख लो। 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यानी हमारी भिन्न निकल के आ गई 2/5। ये हमारा लाभ प्रतिशत था। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, नीचे वाले का फिक्स है कि ये क्रय मूल्य कहलाएगा, और अगर ये लाभ है तो ऊपर वाली संख्या लाभ कहलाएगी। 5 की वस्तु 2 के लाभ पर आपने बेची है, मतलब आपने बेची है 7 में, और 7 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये जो आपने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखा है, ये हमारा हिसाब है। ये किसने लिखा? हमने लिखा। ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं था। तो क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू वो बताएगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक व्यापारी 300 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। खरीदता है मतलब खरीदता है, तो जिस मूल्य पर आप वस्तु को खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य। यानी क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य दे रखा है, तो उनके हिसाब से, यानी उनके हिसाब से मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्रय मूल्य है 300। हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से, अपना हिसाब ये है, ये अपना हिसाब है जो हमने अनुपात बनाए हैं, ये है अपना। अपने हिसाब से क्रय मूल्य कितना है? 5। अगर वो हमें क्रय मूल्य बता रहे हैं तो हमें भी बदले में क्रय मूल्य ही बताना है। अगर वो विक्रय मूल्य बता रहे हैं तो हमें भी बटे में क्रय मूल्य लिखना है। तभी तो होगा उनका हिसाब बटे अपना हिसाब। उनके हिसाब से क्रय मूल्य दिया था, खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, तो अपने हिसाब से भी आपको क्रय मूल्य लिखना है। अपने हिसाब से क्रय मूल्य है 5। यहां बोलो गुणा चाहिए क्या, सवाल से पूछो चाहिए क्या है, तो व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य ये रहा, कितना है? 7। यहां लिख दो 7। उसके बाद कर दो काटा पीटी, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, शून्य का शून्य, 6 7 42, शून्य का शून्य, यानी 420 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक्साइज कांस्टेबल मतलब एमपी एक्साइज कांस्टेबल आबकारी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो एग्जाम का क्वेश्चन है, इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको गुना होना या थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप इस तरीके के साथ जा सकते हैं, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से चाहिए क्या। बाकी जिन बच्चों को ज्यादा अच्छे से आता है वो बोलेंगे 5 की वैल्यू यहाँ पे 300 दी है, तो ये कितने गुना है? 60 गुना है, तो जो भी आंसर चाहिए उसको 60 गुना कर दो। तो 7 का 60 गुना करोगे 420 आएगा। तो ये अगर गुना वगैरह निकालने में दिक्कत है तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। ठीक, चलिए। एक सोने की अंगूठी 20% की हानि पर, तो इस बार हमें दी है हानि, और कितनी हानि दी है? 20%। और इस 20% का मतलब क्या होता है? तो काटा पीटी करने पे पता चलेगा 1/5। नीचे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस कहलाती है, और ये कहलाएगी हानि। सर हानि क्यों कहलाएगी? अगर ये हानि प्रतिशत है तो इसको हानि बोलो, और ये लाभ प्रतिशत है तो इसको लाभ बोलो। बाकी नीचे वाली संख्या का फिक्स है कि ये कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहलाएगी। तो 5 वाली वस्तु 1 की हानि पर बेच दी है, तो कितने में बेची होगी? 4 में। भाई 5 की वस्तु 1 की हानि पे बेची मतलब 4 में, 5 की वस्तु को 4 में बेचेंगे तभी ना हानि होगी, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो जब भी हमसे कोई ना कोई वैल्यू पूछेगा, एग्जामिनर हमें कोई ना कोई वैल्यू बताएगा जरूर। 18,400 रुपए में बेचा गया, बेचा गया, तो जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। उनके हिसाब से, उनके हिसाब से मतलब सवाल के हिसाब से, तरीका याद है ना? उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। उनके हिसाब से 18,400 हमें वैल्यू दे रखी, तो 18,400 है क्या? बेचा जाता है, बेचा जाता है मतलब ये तो सेलिंग प्राइस है। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है? 5। अरे नहीं नहीं, ये तो कॉस्ट प्राइस है। उन्होंने अगर हमें विक्रय मूल्य बताया है तो हमें भी विक्रय मूल्य ही लिखना है। उनके हिसाब से 18,400 में बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य है 4। गुणा चाहिए क्या? तो अंगूठी का क्रय मूल्य चाहिए। चाहिए क्या? चाहिए क्या? क्वेश्चन से पूछो तो जो चाहिए है उसे चाहिए है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 5। यहाँ 5 लिख दो। काटा पीटी करेंगे, यहाँ से काले रंग से करेंगे काटा पीटी, 4 एकम
4 चौके 16 हो गया, यहाँ पे बच गया 2, 24, 4 छः 24, 2 शून्य का 2 शून्य, बस इसमें गुणा करा दो। 5 छक्का 30 हो गया, यहाँ जाएगा 3, 5 चौके 20 और 3 हो जाएगा 23 और 2 शून्य का 2 शून्य, आंसर हो जाएगा हमारा 23,000। ऑप्शन नंबर बी 23,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कहाँ पूछा है? एक्सरसाइज कांस्टेबल में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। चलिए, एक वस्तु को 18,560 रुपए में खरीदा जाता है और 2.5% की हानि पर बेचा जाता है क्रय मूल्य। तो यहाँ हानि हमें दे रखी है और हानि है हमारी इस बार 2.5%। अब इसको भिन्न कैसे बनाएंगे? बहुत आसान सी बात है, आप 100 मान के भी करते हैं, बहुत से बच्चे 100 मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्रय मूल्य 100 मान लो और जैसे आपको करना है। लेकिन जब प्रतिशत इस टाइप से आ जाता है कि वो मिश्र भिन्न वाला प्रतिशत आ जाता है, जैसे 12/1/2, 16/2/3, 11/1/9, तब हमें भिन्न बनाना ही होता है, इसलिए हम भिन्न की प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। तो 2.5%, यहाँ देखो, यहाँ 2.5, ये, तो जब भी प्रतिशत हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ दशमलव था, प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ गया। जब आप दशमलव हटाओगे, दशमलव भी आप हटा सकते हो, दशमलव के बाद एक अंक है, तो जैसे ही दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो और बढ़ा दो। दशमलव के बाद एक अंक था, 109 और बढ़ा दो, लो भाई दशमलव हट गया। उसके बाद आप काटा पीटी कर सकते हो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, शून्य के शून्य, यानी आप इसको बोल सकते हो 1/40। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और उसने हमसे कहा था कि हानि पर, यानी 40 की वस्तु एक की हानि पर बेची गई है, मतलब कितने में बेची गई है? 39 रुपए में बेची गई है। यहाँ 39 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। हमें क्या दिया है? खरीदा। खरीदा मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। तो उनके हिसाब से क्रय मूल्य है 18,500, 18,560। हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है? 40। गुणा चाहिए क्या? खरीदा जाता है तो 2.5% की हानि पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य क्या है? अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे उसने विक्रय मूल्य पूछा होगा, क्योंकि यहाँ तो उसको हानि हो रही है, या फिर यहाँ पे बेचा जाता है लिखा होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर ले। क्वेश्चन में क्या है कि क्रय मूल्य दिया है और फिर से क्रय मूल्य थोड़ी पूछेगा, है ना। तो इसे हम देख लेते हैं कि भाई इसमें पूछा क्या है उसने, बेचा जाता है, तो शायद उसने विक्रय मूल्य पूछा होगा, क्योंकि खरीदा जाता तो वहां लिखा है, हम यहाँ विक्रय मूल्य कर ले रहे हैं। विक्रय मूल्य आपसे पूछा होगा, ठीक। चलिए, तो उनके हिसाब से खरीदा जाता है 18,560 में, हमारे हिसाब से खरीदा जाता है 40 में। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, यानी हमें यहाँ पे 39 का मान बताना है। शून्य से यहाँ से हम काटा बीटी कर लेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, 4 से जाएगा, 4 चौके 16, बच गया यहाँ पे 2, हो गया 25 और 4 छः 24 और 4 चौके 16, और इससे इसमें हम गुणा कराएंगे और 9 चौके 36, इकाई अंक इसमें 6 होने वाला है, तो इसमें हमारा इकाई अंक 6 इसी में दिख रहा है, गुणा करा लेते हैं। तो अगर 2.5% हानि में बेचा जाता है तो इकाई अंक जिसमें 6 है यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, यहाँ क्रय मूल्य जो है वो गलत टाइप हो गया था। बाकी हम चाहें तो इसमें गुणा करा सकते हैं, जैसे 39 चौके कितना होगा, तो 39 का पहाड़ा तो हमें नहीं आता है, हम इसको बना लेंगे 40, है ना, 40। तो 4 चौके 16 मतलब 160, लेकिन एक हम ज्यादा ले आए हैं, तो 1 चौके 4 उसमें से हम निकाल देंगे, यानी 156 आएगा, 156 का हम 6 लिख लेंगे, हासिल आ जाएगी यहाँ पे 15। और 40 छक्के अगर देखा जाए तो 4 6 24, 240 हो जाएगा, उसमें से अगर हम 6 निकाल देंगे तो आ जाएगा अपना 234, और 234 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 249 होगा, यानी यहाँ पे 9 आएगा। देखो लास्ट में हमें 96 चाहिए ही है, तो 249 आएगा और 249 में से 24 यहाँ हासिल आ जाएगी, और 40 चौके 156 हो जाएगा, और 156 में जब हम यहाँ पे 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 56 और 4 60 और 20, यहाँ 180 आएगा, यानी आगे 180 ही आएगा, 18,096 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
विक्रय मूल्य हमसे पूछा है क्योंकि क्रय मूल्य हमें दिया था, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। तो क्या आपको भी वहां पहाड़ा पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ इकाई अंक से बता सकते थे 4 नाम 36, 36 का 6, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 6 है और यही हमारा आंसर है। तो ये वेरीफाई कर दिया कि कहीं क्वेश्चन में हमने जब यहाँ गलती हो सकती है तो हमने विकल्प भी कहीं गलत ना लिख दिया हो, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, एक वस्तु को 98 रुपए की हानि पर बेचा जाता है और हानि प्रतिशत 28% है। तो आप चाहें जैसे मान के चलो, अगर प्रतिशत आपको पूर्णांक में दिख रहे हैं, ये पूर्णांक है, दशमलव में नहीं है, भिन्न में नहीं है, तो आप 100 मान के भी कर सकते थे। कैसे 100 मान के? कि जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कि 100 है, अब 100 की वस्तु अगर हम 28%, तो 100 का 28% 28 ही होता है, इसलिए 100 मानते हैं। तो 100 की वस्तु 28% हानि पे, तो 100 का 28% 28 होगा। अगर हम बेचते हैं तो हम कितने में बेचेंगे? 72 में। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो इस तरीके से भी बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन अगर जब इस तरीके से प्रतिशत आ जाते हैं 11 सही 1/9% या 14 सही 2/7%, तो हमें भिन्न का सहारा लेना ही पड़ता है। तो जब हमें भिन्न का सहारा लेना ही है तो हमें दोनों प्रोसेस अच्छे से आनी चाहिए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। उनके हिसाब से हमें क्या दिया है? हानि, और उनके हिसाब से हानि हो गई हमारी 98 की, हमारे हिसाब से हमारी हानि है 28 की, यही तो हानि है। हमारे हिसाब से हानि है 28 की। गुणा चाहिए क्या? वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है हमारा 72। यहां से हम काटा पीटी कर देंगे, है ना। 14 दूनी हो गया 28 और 14 सत्ते हो जाएगा 98, और 2 से अपना ये चला जाएगा, 2 से जाएगा अपना ये 36 बार, है ना। तो 36 गुणा 7 कराएंगे, 7×6 = 42 का 2 आ जाएगा, यहाँ 4 7 की 21 4 25 हो जाएगा। तो 252 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। 252 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य है। और अगर आप यही क्वेश्चन प्रतिशत से करना चाहते हैं तब भी कोई बुराई नहीं है। 28% की अगर हम भिन्न बनाएंगे तो आएगा 28/100, काटा पीटी यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 से 25 बार चला जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। 25 की वस्तु 7 की हानि पर अगर आप बेचते हैं तो आप वस्तु को बेचेंगे 18 रुपए में, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये हम दूसरे टाइप से कर रहे हैं, मतलब भिन्न बना के कर रहे हैं ना। उनके हिसाब से हानि हमें दी है 98 रुपए, यहाँ लिखेंगे उनके हिसाब से 98 रुपए की हानि। हमारे हिसाब से हानि है 7 की, ये क्योंकि हानि प्रतिशत है तो इसको हानि बोलेंगे, है ना। हानि हमारे हिसाब से 7 की हानि हुई है। चाहिए क्या है? विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ जाएगा 18, काटा पीटी करेंगे, 7 से जाएगा अपना ये 14 बार, 7 एकम 7 चौके 28, और यहाँ इसका गुणा कराएंगे, 18 चौके 72 का 2 आएगा, यहाँ 7 18 एकम 18 7 25, तब भी आंसर 252 आएगा। तो जैसे भी आपको करना है, आप प्रतिशत के हिसाब से भी जा सकते हैं 100 मान के, अगर प्रतिशत आसान है, आसान से मतलब प्रतिशत पूर्णांक में है तो। लेकिन अगर प्रतिशत कोई भिन्न में है, इस टाइप से कोई भिन्न है, तो आपको भिन्न वाली प्रोसेस आनी ही चाहिए थी। तो जो भी जरूरी था वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। चलिए, तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 800 रुपए है। ये अभी पूछा, देखो दोस्तों, अभी पूछा है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026, यानी जो 25-26 की वैकेंसी थी, यानी जो अभी इसके पेपर हुए हैं, जिसकी आंसर की जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले आई है, तो उसी आंसर की में से मैंने ये क्वेश्चन आपके बीच सिलेक्ट किया है। तो 25% हमें क्या दिया है? हानि। तो 25% का मतलब होता है 1/4, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। 4 वाली वस्तु 1 की हानि, लॉस मतलब हानि पर बेचा गया है, मतलब कितने में बेचा गया है? 3 में। तो मैं आपको बता दूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वही तो हमारा लाभ या हानि होता है। ये हमारा क्रय मूल्य है 4, ये हमारा विक्रय मूल्य है 3, तो 4 और 3 का अंतर कितना है? 1, तो यही तो हानि। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होता है? या तो वो लाभ हो सकता है या हानि। अगर इस केस में हानि हुई है तो यही तो हानि है, 800 रुपए की ही तो हानि है ना। तो इसे लिखने की क्या जरूरत थी भाई? कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 4 है। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 3 है। तो उसने कहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 1। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ या हानि होती है।
उनके हिसाब से अंतर है 800, हमारे हिसाब से अंतर है 1। चाहिए है क्या? विक्रय मूल्य चाहिए है। यह है विक्रय मूल्य 3, 8 या 2400 हमारा आंसर है। 2400 हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना? यहाँ पे जीडी कांस्टेबल 2026 का प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए, तो 16,500 रुपए में खरीदी गई। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई ये परिवहन खर्च हो गया 8% का लाभ। अब इस 8% का मतलब हम सभी जानते हैं। 8% को अगर हम भिन्न बनाते हैं तो लिखेंगे 8/100। 4 से जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से चला जाएगा 25 बार, है ना? 4 दूनी 8, 4 25। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 25 की वस्तु 2 के लाभ पर बेची है, ये हमारा लाभ है। तो हमने वस्तु को बेचा होगा 27 रुपए में, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसने क्या बताया है, तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए। जल्दबाजी में हमें ये नहीं लिख देना है, क्योंकि हमने पिछले टाइप में सीखा था, जब पहले टाइप की क्लास आई थी, कि ये जो खर्चा होता है ये किस में ऐड हो जाता है? कॉस्ट प्राइस में। यानी 16,500 में तो खरीद ली साइकिल, लेकिन 200 रुपए का जो ये खर्चा लगा है ये किस में शामिल होता है? तो ये शामिल होता है हमारा कॉस्ट प्राइस में। यानी कि 16,700 रुपए हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। बात समझे ना? तो बच्चे जल्दबाजी में 16,500 लिखेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। तो उनके हिसाब से 16,700 क्या है? ये क्रय मूल्य, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है? हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस है 25। होना चाहिए क्या? हमें चाहिए है प्रत्येक साइकिल का। और अच्छा, यहाँ पे तो ये प्रत्येक साइकिल का है। तो इसने ये जो साइकिल खरीदी है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई पढ़ने में, उसने खरीदी है 3 साइकिल। कितनी साइकिल खरीदी है? 3 साइकिलें खरीदी हैं। और ये जो खर्चा लगा है वो लगा है प्रत्येक साइकिल का परिवहन खर्च। तो या तो आप साइकिल का खर्च 3 साइकिलों का निकाल लो परिवहन खर्च, और या फिर आप एक साइकिल का यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालो। ये जो परिवहन लगा है वो हर एक साइकिल का लगा है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि 3 साइकिल 16,500 रुपए की है, 16,500 रुपए की है। तो हर एक साइकिल, तो जब हम एक की वैल्यू निकालते हैं तो भाग कराते हैं, यानी 16,500 में आप भाग करा दो 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक साइकिल कितने में खरीदी है। तो 3×5=15 और 3×5=15 और 2 शून्य का 2 शून्य, 5500 रुपए की एक साइकिल खरीदी। और प्रत्येक मतलब हर एक साइकिल पे 200 रुपए का हमें लग गया है खर्चा। तो यानी हर एक साइकिल हमें पड़ने वाली है 5,700 रुपए की, है ना? तो ये हमारा हर एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस। सर हर एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्यों बना रहे हैं? हर एक साइकिल का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें बताना भी तो हर एक साइकिल का है प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य। उनके हिसाब से प्रत्येक साइकिल 5700 रुपए की है, यानी मात्रा दोनों जगह बराबर करनी पड़ेगी। हमारे हिसाब से हर एक साइकिल कितने रुपए की है? 25 रुपए की। बात समझ रहे हैं ना? उनके हिसाब से एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस 5,700, हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है? 25। गुणा चाहिए क्या? हमें तो बताना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की जगह पे लिखेंगे 27। ठीक है ना? और यहाँ से अगर काटा पीटी आती है तो आप करेंगे 25 से जाएगा 25 से कम, 25 दूनी हो गया हमारा 50, बच गया 70, 25 दूनी 50, बच गया यहाँ पे फिर से 20, और 25 अट्ठे हो जाएगा 200, यानी 228 गुणा 27 करेंगे यहाँ से आप, तो 8 7 56, लास्ट में 6 होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो या तो बी है या तो डी है। अब क्या करें सर, गुणा करें? नहीं, आप 27 में देख पा रहे हैं कि 27 किससे कटता है? 27 9 से कटता है। इसमें अगर आप 27 का गुणा कराएंगे तो संख्या 27 की गुणज आएगी, गुणा कराने से गुणज बनता है। तो जो 27 का गुणज होगा, तो 27 किससे कटता है? 9 से, तो आने वाली संख्या भी 9 से कटेगी, यानी 9 का जो गुणज होगा वो हमारा आंसर होगा। ये 27 किससे कट रहा है? 9 से, तो आने वाला जो इनका मल्टीपल आ रहा है, इनका जो गुणज आ रहा है वह भी 9 से कटेगा। तो 9 की विभाजिता सभी को आती है, सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। जैसे कि 6 और 6 और 1 6, 5 11 और 1 12, 12 और 6 18। क्या 18 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ देखेंगे 6 6 12, 12 और 5 17 और 1 18, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है ना? तो और दूसरी बात यहाँ देखेंगे तो ये तो दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 की विभाजिता नहीं चल रही है।
तो 9 की विभाजिता नहीं चल रही है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 28, और ये 28 किससे कटता है, ये 4 से कटता है, तो जो आंसर होगा वो 4 से कटने वाला भी होगा। तो 4 की विभाजिता लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो 4 एकम 4 बचा 2, 26 4 से नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। और इसके अलावा आपको गुणा भी, मतलब अगर आप विभाजिता नहीं आती है तो आप फिर गुणा कराएंगे, है ना, तो गुणा करा के देखेंगे तो यही आएगा आंसर। तो 27 अट्ठे कितना होता है, तो 25 अट्ठे 200, और 27 के मतलब 2 ज्यादा है, तो 2 अट्ठे 16, तो 27 अट्ठे होता है 216, तो 216 का 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना 21। 27 दूनी हो गया 54, और 54 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना 74, और 1 75 की 5, यानी लास्ट में 56 आएगा, तो यहाँ 56 है नहीं, इसमें है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कई बार इस तरीके से कैलकुलेशन में भी आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं, है ना। तो अब आगे से ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। तो तब तक के लिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से हमें अगली क्लास बनाने के लिए शक्ति मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो बिना प्रोत्साहन के कोई भी कार्य अच्छे तरीके से हो पाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। तो प्रोत्साहन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, और मेरे लिए भी जरूरी है, और आपकी मंजिल के हम दोनों ही, मतलब मैं आपका सारथी हो सकता हूँ, मैं आपको राह दिखाने का अच्छा काम कर सकता हूँ, और आप भी अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर निशाना साध सकते हैं मेरे साथ रहकर। तो क्यों ना इस सफर को थोड़ा और अच्छा बनाया जाए, थोड़ा आप मेरा सहयोग कीजिए और मैं भी आपका सहयोग कर ही रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हम दोनों को सफलता मिल ही जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल।